जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कोचिंग का एक डीपीपी है। इस डीपीपी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डीपीपी का हमने टॉपिक दे रखा है उसका हमने केमिकल बैलेंसिंग दे रखी है। तो केमिकल बैलेंसिंग को कैसे बैलेंस किया जाता है हमको केवल इसके बारे में आज जानकारी ले ली है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि दे रहा है कि एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करके एल्युमिनियम सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज कर रहा है। तो हमको ABCD के बारे में जानकारी लेनी है। तो ABCD जानकारी यहाँ कितने कितने मॉलिक्यूलर वर्केबल हुए हैं तो उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे इसको दो भागों में हम डिवाइड कर लेंगे और एक साइड जो रिएक्टेंट वाला भाग है उस रिएक्टेंट वाले भाग को लिखेंगे और दूसरी साइड जो इसके पास प्रोडक्ट का हिस्सा है वो प्रोडक्ट वाला पार्ट लिखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट हमारे पास कौन से हैं, एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड। तो एल्युमिनियम जितना अमाउंट में दिया गया है हमको दिख रहा है 1 लिखा हुआ है। इसके बाद H2SO4 है। तो हाइड्रोजन का अमाउंट देखा जाता है यहाँ पे 2 बार मॉलिक्यूल्स के यूज किए गए हैं और SO4 को टोटल लिया जाए तो 1 बार लिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एल्युमिनियम की यहाँ पे तो 2 लिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो SO4 की तो SO4 का कुल अमाउंट हमारे पास है 3, हाइड्रोजन की टोटल वैल्यू है 2। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेटल को बैलेंस कर लेते हैं। तो मेटल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 2 प्रोडक्ट साइड में, तो और रिएक्टेंट साइड में 1 दिया गया है। तो इसको भी क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से 2 ऑप्शन ला लेंगे और देन आफ्टर हमारे पास दूसरा बैलेंस करेंगे SO4 को। SO4 जो नॉन मेटल की तरफ बिहेव करेगा तो नॉन मेटल को करने के लिए इधर देखने प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में 2 है तो इसको भी 1 है तो क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। अब डिपेंड करता है कि आपके पास एल्युमिनियम बराबर कर लिया, सल्फेट बराबर कर लिया। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन जैसे अगर हमने यहाँ पे SO4 मल्टीप्लाई किया था क्योंकि SO4 H2SO4 टोटल एक प्रोडक्ट है एक कंपाउंड है इसलिए हम इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि जब हमने SO4 में 3 से किया तो वैसे ही आपको हाइड्रोजन में भी करना पड़ेगा। तो वैल्यू कुल हो जाएगी 6। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन हो गया 6, तो प्रोडक्ट साइड में भी 6 करना पड़ेगा इसलिए हमको इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो और ये हो जाएगा 6। तो ये दोनों हो गए वैल्यू बराबर। तो आपको देख सकते हैं कि अगर आंसर के रूप में निकाला गया तो A की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 2 क्योंकि A में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एल्युमिनियम साथ A लगा हुआ है, B लगा है H2SO4 के साथ। तो B की वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो ये हो गया 3। और C की बात कर लेते हैं। C में कितना दिया गया है, आपने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है जिसका आपने 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 1। और D में आपने कुल 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो D की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ऑप्शन आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा B। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेम उसी प्रोसीजर से करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले रिएक्टेंट एक साइड निकाल लेंगे और दूसरी साइड निकाल लेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कैसे, रिएक्टेंट में क्या क्या दिया गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी दी है 3। उसके बाद इसमें जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना दिया है 2। और इधर देख सकते हैं हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास कुल मिला के 2 बार लिखी गई है और ऑक्सीजन की वैल्यू निकाली जाए तो 1 है। यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन कुल मिला के 2 बार यूज किया गया है या उसका कह सकते हैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल अवेलेबल्स है। अब एक बार प्रोडक्ट की साइड देखते हैं तो प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम की वैल्यू 1 है और OH का होल ट्वाइस लगा है तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग करके लिखेंगे। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग अलग करके लिखेंगे तो O की वैल्यू भी 2 है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाइड है तो O की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन की वैल्यू भी रहेगी 2। और यहाँ पे आगे चर्चा कर लेते हैं तो नाइट्रोजन की वैल्यू अब बस 1 ही है क्योंकि यहाँ ये सिंगल ही लगा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं लगा है। हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे होगी 3। अब पहले सबसे पहले जैसे बताया गया कि आप किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। तो मेटल यहाँ पे 3 दिया गया है, इधर भी क्या करेंगे 3, तो इसमें भी क्या करेंगे लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आपने तो इधर आपने क्या कर रखा है कि मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया वैल्यू 3। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड है टोटल, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू के साथ ही आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। इस प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यू भी कितनी हो गई 6 6 हो गई।
अब हमने क्या कर लिया, मैग्नीशियम को मेटल को बराबर कर लिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे इसके साथ, जो इसके साथ लगा हुआ है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना लगा था 2, इधर प्रोडक्ट साइड में कितना है 1, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जाएगी 2। और हाइड्रोजन को कैरी करके देखा जाए तो इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अमोनिया पूरा बना हुआ है और अमोनिया में आपको हाइड्रोजन की वैल्यू 3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 6, क्योंकि ये अमोनिया एक पूरा प्रोडक्ट है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कुल मिला के हमारे 6 और 6 कुल कितने हो गए 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को हमें 12 करना है और ऑक्सीजन को 6 करना है। क्या करेंगे, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई और इसमें अभी हम 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 और ये हो जाएगा 6। तो हाइड्रोजन हो गया आपका 12, ऑक्सीजन हो गया 6। तो आप कैलकुलेट देख सकते हैं, मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2 लिया गया था, नाइट्रोजन को भी हमने प्रोडक्ट साइड में 2 ले लिया है। हाइड्रोजन को हमने 6 से मल्टीप्लाई करके 12 कर लिया कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे आपको मिला था 6 इधर का 6 इधर का, कुल मिला के 12 हो गया था इन दोनों को ऐड करने के बाद, ये बन गया था। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इधर 6 था, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 था, तो हो गया सभी बराबर। तो ऑप्शनल में क्या आ जाएगा, ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले बार में किसी से मल्टीप्लाई नहीं, किसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू आ गई है 6, सी की वैल्यू आ गई है 3 और डी की वैल्यू आ गई है 2। तो 1632 कौन सा ऑप्शन सही है, बी। अगले बात करते हैं, इन द रिएक्शन XPbNO3 का ट्वाइस है, YPbO और ZNO2 और O2 करके गैस निकल रही, इसमें X, Y, Z की वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसीजर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ देख सकते हैं कि हीट है, हीट का सिंबल हम लोग यूज करते हैं डेल्टा। तो ये डेल्टा जो होता है, इस डेल्टा को हम हीट के सिंबल के रूप में यूज करते हैं। तो पहले तीसरे क्वेश्चन में भी आपको बैलेंस करना है और जिसमें आपको X, Y, Z ही निकालना है। तो आपको X, Y और Z की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 2 भाग बांट लेंगे, एक साइड रिएक्टेंट, दूसरे साइड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कितना है Pb कितना है 1 बार, नाइट्रोजन कितना है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 2 है, ऑक्सीजन कितना दे रखा है यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना है 6। क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर इन्वॉल्व, ब्रैकेट के अंदर हमेशा जो भी वैल्यू रहेगी उस पर दोनों पर ही बाहर के नंबर से इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको मल्टीपल करके लिखेंगे। अब प्रोडक्ट साइड आते हैं तो यहाँ पर भी लेड आपको दिया गया है 1, ऑक्सीजन दिया गया है 1, नाइट्रोजन दिया गया है 1, ऑक्सीजन दिया गया है 2 और ये ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करके रखना है, लेकिन इसे मल्टीपल कुछ नहीं कर सकते हैं। तब करेंगे क्या, सबसे इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि Pb को शुरू करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 2, ऑलरेडी इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4, ये 2 3 और 6 2 जा 12 वैल्यू हो जाएगी। तो Pb की वैल्यू 2, नाइट्रोजन की वैल्यू 4 और ऑक्सीजन के वैल्यू 6 2 जा 12। अब किधर आते हैं, किधर देख रहे हैं Pb में 2 से मल्टीप्लाई करके इधर भी प्रोडक्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई करके Pb को बराबर कर लेंगे। नाइट्रोजन की वैल्यू 4 है तो इसको भी क्या करेंगे, नाइट्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 कर लेंगे। मैंने आपको बताया अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई कर रखा है किसी भी नंबर से तो इसमें ऑलरेडी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही प्रोडक्ट बने हैं। तो Pb और O एक पूरे प्रकार कंपाउंड है, इसलिए दोनों पर इफेक्ट पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप आगे चलते हैं तो नाइट्रोजन में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू हो जाएगी 8। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इधर का रिएक्टेंट साइड 12 है तो इधर आता है नहीं आता, तो 8 2 10 और 2 12, तो इसकी वैल्यू हो गई बराबर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम कह सकते हैं कि X की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, Y की वैल्यू आई थी 2 और Z की वैल्यू आई थी 4। तो आंसर क्या 2 2 4, तो आंसर होगा 2 2 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसमें आपको निकालना है X की वैल्यू क्या होगी। तो आप पूरे कैलकुलेशन को करते हुए आप देख सकते हैं। तो हम लोग पहले वही करेंगे जैसा अभी तक करते हैं, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट में आपके पास दिया था Na 2 बार दिया था,
C और O3, तो हम लोग को पूरा का पूरा C 1 लिखेंगे और O कितने से मल्टीप्लाई है 3 से, तो क्या हो जाएगा O की वैल्यू में लिखेंगे 3। आगे की ओर चलते हैं, इसमें H है 1 है, Cl की वैल्यू 1 है, Na कितना दिया गया है 2, Cl की वैल्यू आपके पास है इधर 2, क्योंकि इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी इसमें भी हो जाएगा। देन आफ्टर कार्बन की वैल्यू देखते हैं तो आपके पास इधर 1 दी गई है, कार्बन की वैल्यू 1 है और ऑक्सीजन की वैल्यू आपको मिलेगी 2। हाइड्रोजन की वैल्यू देख लेते हैं, इधर 2 है और ऑक्सीजन की वैल्यू 1 है। ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट के जितने भी कंपाउंड रहेंगे उनको लिखेंगे हम प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट के कंपाउंड को आप रिएक्टेंट साइड ही लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, चल बैलेंस करते हैं। तो वो देख रहे हैं नाइट्रोजन बराबर है, सॉरी सोडियम बराबर है, सोडियम बराबर है, कार्बन कार्बन बराबर है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 ये बराबर है। बस हमें किस चीज़ की दिक्कत है, इसमें क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है। जब यहाँ पे देख रहे हैं अगर 2 इधर है 2 इधर और यहाँ पे इधर 1 1 है, तो हाइड्रोजन के भी 2 से मल्टीप्लाई और क्लोरीन के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने से मल्टीप्लाई कर रखा हुआ है 2 से, तो कितना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन अर्थात सेकंड। अगला देख लेते हैं कि इसमें बोला गया कौन सा केमिकल इक्वेशन है जो अनबैलेंस है। अनबैलेंस है, आपको चेक करना है कि कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू किसमें बराबर नहीं दी गई है। तो आपको शुरू करते हैं, तो ये देखते हैं पहले के लिए इसमें देख लेते हैं, आप डायरेक्टली मेजर करके देख सकते हैं, आपको अपने लिखे भी आ जाएगा। इसमें देख नाइट्रोजन और सोडियम 2 है, सोडियम की वैल्यू कुल 2 है। अब इसमें हाइड्रोजन 2 है और कार्बोनेट कुल मिला कितना हो गया, क्योंकि CO3 आप इसको पूरा, इधर भी CO3 पूरा दिया गया है, इसलिए कितना है 2, इधर CO3 2 दिया है, इधर CO3 1 दिया है केवल, NO2 तो 2 दिया है लेकिन CO3 क्या है केवल 1 लिखा है, लेकिन यहां से CO3 कितना है 2। तो आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 2 दिया, तो इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है जिसमें आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें बोला गया कि इसमें आप डेल्टा का की वैल्यू क्या होगी। आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि डेल्टा की वैल्यू में कहीं पे हीट बना रखी है, तो इसका सिंपल मेथड होता है कि आप डेल्टा की वैल्यू हीट होती है। तो बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन के सातवें क्वेश्चन में। सातवें क्वेश्चन में देखना है कि हमको भी यहाँ पे ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमको ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, जैसे आप तक ऊपर बताया जा चुका है। तो आप सातवां क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करके आंसर में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन में। आठवें क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो पहला क्या कह रहा है कि ए केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कहा जाता है जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। भाई रिएक्शन होगी, आप किसी भी चीज को करते हैं, जैसे अभी तक ऊपर आपने देखा होगा, आप नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, आप कोई भी रिएक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये भी सब्सटेंस एक प्रकार का, ये भी सब्सटेंस है, एलिमेंट सब्सटेंस प्लस बिहेव करते हैं, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज सही है। अगली देख लेते हैं, ए केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्म अस अबाउट द सिंबल एंड फॉर्मूला। तो आप किसी भी चीज को लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म होता है जिंक का, फेरस का सिंबॉलिक फॉर्म या फेरस सल्फेट का ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आपका सिंबल और फॉर्मूले दोनों यूज होते हैं, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तीसरा देख लेते हैं, ए केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में भी जानकारी देता है। आप देख सकते हैं अभी तक जो हमने बैलेंस किया है उसमें हमें इन्हीं चीजों को देखा जाता है, इन्हीं चीजों को हमने बैलेंस करके लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन्हीं चीजों को हम कह देते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रूप में कैलकुलेट करके रखते हैं। तो इसका ये भी आंसर और स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर ऑल ऑफ दिस।